स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान पे। देखिए आज आपका जो है हम पढ़ा रहे हैं क्या चीज़, कॉन्फ्लिक्ट। क्या पढ़ा रहे हैं? कॉन्फ्लिक्ट। समझ गए? आज जो है हम लोग कॉन्फ्लिक्ट पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अगले दिन जो है हम लोग क्या पढ़ाएंगे? मेमोरी पढ़ाएंगे। हम लोग क्या पढ़ाएंगे? मेमोरी। ठीक है, मेमोरी पढ़ाएंगे। और जैसा कि आप जान रहे हैं, हमने कहा है कि फरवरी के अंदर में जो है हम आपका सिलेबस समाप्त कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल फरवरी लास्ट होते होते आपका सिलेबस समाप्त हो जाएगा। टेंशन लेने की बातें नहीं है। ठीक है, चलिए मुश्किल से 2-3 क्वेश्चन और बाकी है जिसको कराना है। आज अंतर्द्वंद कर लेंगे, अगले दिन जो है मेमोरी के बारे में कर लेंगे। ठीक है, और मेमोरी हो जाएगा तो एक क्वेश्चन और बचेगा इमोशन भी कर लेंगे। और कुछ क्वेश्चन जो है हम लोग सोशियोलॉजी का देख लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे राइट डाउन द मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या होता है? अंतर्द्वंद, संघर्ष। इसको लिखकर परिभाषित करना है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा 5 नंबर में या 10 नंबर में कि अंतर्द्वंद को जो है लिखे। तो अंतर्द्वंद को लिखना होगा तो आपको सब चीज़ जो है लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम आज डिटेल में बात करेंगे कॉन्फ्लिक्ट, अंतर्द्वंद या इसी को संघर्ष कहते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पे मैं ये जो है लाइव जब हम आते थे डेली रात में, तो जो है लाइव में तो हम ये करा चुके हैं। लाइव में जो है हम सभी के सामने डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है ना, लेकिन फिर भी एक बार जो है यहाँ पे हमको ज़रूरी है, क्योंकि हमको प्ले लिस्ट में चीज़ें चाहिए। अगर एग्ज़ाम में मान गए कॉन्फ्लिक्ट पूछ देता है तो हम क्या कहेंगे कि हम फेसबुक पर जो हम डेली लाइव आते थे उसमें हम करा चुके हैं। तो ऐसा तो नहीं है, ये होना चाहिए प्ले लिस्ट में। ठीक है, तो इसके लिए ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखिए क्या है अंतर्द्वंद। ठीक है ना, कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पहले देख लीजिए क्या होता है अंतर्द्वंद। देखिए नाम से स्पष्ट है, अंतर्द्वंद। द्वंद मतलब क्या कि अंदर में चीज़ें उत्पन्न होना, उत्पन्न होना। समझ गए ना? अंतर्द्वंद मतलब अंदर में जो है द्वंद होना। द्वंद मतलब बातचीत होना, टकराव होना। समझ गए? ये चीज़ होता है अंतर, मतलब अपने अंदर जो है टकराव होना, किसी न किसी चीज़ों को, दो चीज़ों को लेकर अपने अंदर टकराव होना, यही जो है अंतर्द्वंद होता है। ठीक है देख लीजिए अंतर्द्वंद शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कॉन्फ्लिक्टस से हुई है। देखिए इसका नाम क्या है? कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट है। अब इसमें अस लगा दीजिएगा तो यह बन जाएगा लैटिन भाषा। समझ गए? तो लैटिन भाषा के कॉन्फ्लिक्टस से जो है इसका उत्पत्ति हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट का, अंतर्द्वंद का। ठीक है, इसका अर्थ होता है एक साथ टकराना। इसका क्या होता है? एक साथ टकराना। ठीक है ना, यही जो है द्वंद होता है, एक साथ टकराना। कॉन्फ्लिक्टस का अर्थ होता है कि एक साथ टकराना, मतलब हमारे मन में कोई दो ऐसे विचार होगा जो एक साथ टकरा जाएगा, जो एक साथ उत्पन्न हो जाएगा, जो हमारे बीच में क्या करेगा? द्वंद पैदा करने लगेगा, मतलब जो संघर्ष पैदा करने लगेगा। ठीक है ना, तो देख सकते हैं लिखा है ना कि अंतर्द्वंद या संघर्ष। तो क्या समझे कि अंतर्द्वंद शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के कॉन्फ्लिक्टस से हुई है। इसका अर्थ होता है एक साथ टकराना। अब एक साथ जो है क्या टकराएगा? तो एक साथ आपके मन में जो भी विचार उत्पन्न होता है, नहीं होता है, कभी कभी देखते होइएगा कि आदमी के मन में एक समय में जो है कई तरह के उलझन आ जाता है, कई तरह के बात विचारें उत्पन्न होने लगता है। कभी इधर माइंड जाता है, कभी उधर माइंड जाता है। व्यक्ति जो है उसी बातों में जो है उलझ के रह जाता है, उससे जो है बाहर नहीं निकल पाता है। तो वही क्या है? वही आपका कॉन्फ्लिक्ट होता है, अंतर्द्वंद होता है कि व्यक्ति अपने अंदर के बातों से लड़ रहा है। उसके अंदर जो है दो ऐसे या दो से अधिक ऐसे लक्ष्य है, दो ऐसे बातें हैं जिसके लेकर वो परेशान है, वो संघर्ष में है और वो उसके अंदर जो है द्वंद्व चल रहा है। ठीक है ना, तो यही जो है होता है आपका कॉन्फ्लिक्ट। समझ गए? देखिए और चीज़ें समझिए, जब एक ही समय में कई अभिप्रेरक उत्पन्न होकर अपनी अपनी संतुष्टि चाहते हैं। ठीक है, देखिए एक ही समय में, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है कि एक ही समय में जो है कई अभिप्रेरक के मतलब है मोटिव करने वाला। ठीक है ना, मोटिवेट करने वाला। अब मोटिवेट आप गलत चीज़ के लिए भी हो सकते हैं, सही चीज़ के लिए भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है व्यक्ति के ऊपर। ठीक है ना,
तो उसी प्रकार से बात जो है गलत माइंड में भी आ सकता है, सही माइंड में भी आ सकता है। एक बात कहेगा कि नहीं ये काम अच्छा है कीजिए, एक बात गलती काम को भी कहेगा कि अच्छा है, मतलब निगेटिव चीज़ों को भी आगे बढ़ावा देगा। तो दोनों के बीच में जो है क्या होगा, प्रतिस्पर्धा होने लगेगा, संघर्ष होने लगेगा और वही मन में द्वंद्व उत्पन्न होने लगता है, ठीक है ना, मतलब टकराव होने लगता है बातों के बीच में, विचारों के बीच में, तरह तरह के माइंड में विचार उत्पन्न होगा और वही जो है क्या करता है, और सभी जो थॉट होगा, सभी जो विचार होगा मन में, वो अपना अपना सब जो है सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि चाहेगा कि हम एक विचार कहेगा कि ना ये काम करो, एक विचार कहेगा कि नहीं ये काम होना चाहिए, एक विचार आपको कहेगा कि ये ठीक है और एक विचार कहेगा कि नहीं ये ठीक है, और सबके बीच में क्या होगा, टकराव होगा, उलझन होगा, ठीक है। तो ऐसी परिस्थितियों में अभिप्रेरकों मोटिव्स के बीच द्वंद्व या संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और इसी स्थिति को अंतर्द्वंद कहते हैं। वही चीज़ें मैंने बताया कि जब एक ही समय में अलग अलग प्रकार के मन में विचार या अभिप्रेरक उत्पन्न हो एक समय में, देखिए टाइम एक ही होगा, जैसे आप लोग जानते हैं कि देखते हुए कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि व्यक्ति के अंदर एक ही समय में तरह तरह के जो है चीज़ें उत्पन्न होने लगता है, माइंड में अलग अलग विचार, अलग अलग थॉट उत्पन्न होने लगता है। और कोई थॉट कहता है कि बहुत अच्छा है, कोई थॉट आपको जो है कहेगा कि नहीं ये गलत काम है, ये ना करो, कोई थॉट कहेगा कि करना चाहिए। मतलब व्यक्ति उस चीज़ को समझ नहीं पाएगा कि हमारे माइंड में क्या हो रहा है, हम क्या चीज़ को करें। इस तरह तरह के जो माइंड में चीज़ें उत्पन्न हो रहा है तो हम इससे बाहर कैसे निकले, यही जो है आपका क्या होता है, संघर्ष होता है, यही आपका द्वंद्व होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है कि मन में किसी न किसी चीज़ को लेकर द्वंद्व चले, एक ही समय में अलग अलग चीज़ों को लेकर बात चले, संघर्ष हो, और यही जो है स्थिति अंतर्द्वंद, मतलब अपने अंदर जो है द्वंद्व उत्पन्न करता है, इसीलिए इसे अंतःद्वंद कहा जाता है। समझ गए? चलिए अब यहाँ पे परिभाषा देखिए, परिभाषा में कुछ जो है साइकोलॉजिस्ट अपने तरीका से परिभाषा दिए हैं, देख लीजिए। देखिए रूच के अनुसार, रूच जो है साइकोलॉजिस्ट है, देख लीजिए, जब व्यक्ति दो लक्ष्यों में से किसी एक लक्ष्य को चुनना होता है या एक ही लक्ष्य के प्रति व्यक्ति में धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों ही भाव उत्पन्न होते हैं तो इससे संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। देखिए रूच ने कहा कि जब व्यक्ति को दो लक्ष्य में से किसी एक लक्ष्य को चुनना हो, जब व्यक्ति को क्या होता है कि व्यक्ति दो कार्य को करने के लिए दो लक्ष्य होगा अलग अलग, ठीक है। तो जब व्यक्ति को कहा जाए कि नहीं आप दोनों में से कोई एक लक्ष्य चुने, ठीक है, सीधा समझिए कि हमारे पास एक ही समय में दो चीज़ों को करने का जो है मुसीबत आ गया, दो चीज़ सोचने का जो है हमारे पास सोचना ही पड़ेगा, ऐसा हमारे पास सिचुएशन आ गया है, या एक ही काम है, एक ही लक्ष्य है, लेकिन उसके प्रति पॉजिटिव और निगेटिव जो है क्या है, भाव उत्पन्न हो रहा है मन में। मतलब मन में ये हो रहा है कि ये काम करेंगे तो होगा या रिजल्ट मिलेगा सही या नहीं मिलेगा, मतलब फेल का भी डर है, पास का भी डर है, ठीक है। जो स्टूडेंट पढ़ा नहीं रहता है तो उसके मन में बहुत सारा डर उत्पन्न होने लगता है, वो सोचता है कि हम पास हो जाएंगे या कहीं फेल हो गए, पास हो जाएंगे तो बहुत अच्छा है, कहीं फेल हो गए तो बहुत दिक्कत होगा। मतलब मन में जो है दोनों तरीका के विचार उत्पन्न होने लगता है उसको लक्ष्य के लेकर, और यही जो है आपका रूच ने कहा था, ठीक है, और इससे जो है संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। समझ गए? चलिए अब अगला जो साइकोलॉजिस्ट है देख लीजिए, कर्ट लेविन के अनुसार संघर्ष व्यक्ति की वह अवस्था है जिसमें विरोधी और समान शक्ति प्रेरणा एक ही समय में कार्यरत करता है, ठीक है। देखिए कर्ट लेविन ने क्या कहा कि संघर्ष यानी कॉन्फ्लिक्ट, अंतर्द्वंद वह अवस्था होता है, वह स्थिति होता है जहाँ पे एक आपको एक ऐसा विचार, एक ऐसा चीज़ रहेगा जो क्या करेगा, विरोध करेगा आपको, ठीक है ना, आपको मन में कहेगा कि नहीं ये काम नहीं करो, और एक चीज़ ऐसा रहेगा जो कहेगा कि नहीं ये काम कीजिए, ये काम सही है। मतलब वो आपको क्या कर रहा है, एक विरोध कर रहा है और एक आपको सम्मान कर रहा है, ठीक है ना। तो यही जो है आपका हो, इसी चीज़ को, इसी स्थिति को कि एक विरोध वाला मिले और एक जो है सपोर्ट वाला मिले एक ही साथ में, ठीक है ना। एक स्थिति में पॉजिटिव चीज़ें निकले और एक स्थिति में जो है निगेटिव चीज़ें निकले। मतलब एक ही चीज़ के लिए आपके अंदर जो है दो भाव उत्पन्न होना, एक ही समय में पॉजिटिव या निगेटिव, ठीक है, लक्ष्य प्राप्ति होगा या नहीं होगा, इस तरीका का भाव उत्पन्न होना ही जो है अंतर्द्वंद या संघर्ष कहलाता है, ठीक है।
कर्ट लेविन ने कहा कि संघर्ष व्यक्ति का वह अवस्था होता है जिसमें विरोधी और समान शक्ति जो होता है, मतलब विरोधी मतलब एगेंस्ट वाला और समान वाला शक्ति प्रेरणा एक ही समय में कार्यरत करता है, मतलब विरोध और सपोर्ट दोनों एक ही साथ काम करता है, और यही जो है कर्ट लेविन ने कहा था। ठीक है, समझ गए। चलिए अब इसका प्रकार देख लीजिए। प्रकार 4 प्रकार है, लेकिन बहुत आसान प्रकार है, याद रखेंगे तो। डिस्क्राइब द मेन टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। संघर्ष यानी संघर्ष उत्पन्न होने का या अंतर्द्वंद होने का कौन कौन से कारण है, कौन कौन से प्रकार है, देख लीजिए। ठीक है, देख लीजिए। प्रसिद्ध समाज मनोवैज्ञानिक कर्ट लेविन ने अभिप्रेरकों के संघर्ष को भागों में बांटा है। ठीक है, देखिए ये जो अभी ऊपर कर्ट लेविन ने देखे है ना, तो यही जो है ये जो है सोशल साइकोलॉजिस्ट है, समाज मनोवैज्ञानिक के थे। ठीक है ना, कर्ट लेविन। इन्होंने मोटिव्स के संघर्षों को मतलब इन्होंने बताया कि किस किस तरह के जो है मन में कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होगा, संघर्ष उत्पन्न होगा। ठीक है ना, तो उसके प्रकारों को जो है बांटा कौन, कर्ट लेविन ने। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए। पहला जो है टाइप्स है, पहला जो टाइप्स है आपके सामने है वो है आपका उपगाम संघर्ष। अप्रोच कन्फ्लिक्ट, याद रखिएगा, उपागम संघर्ष। ओके, उसके बाद आएगा परिहार संघर्ष। ठीक है ना, इसी प्रकार से याद रखना। उसके बाद आएगा उपागम परिहार संघर्ष। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। ओके, मैं टाइप्स बता चलता हूँ धीरे धीरे। देखिए, जब व्यक्ति के सामने 2 धनात्मक लक्ष्य पॉजिटिव गोल होते हैं और वह इन दोनों की प्राप्ति एक ही साथ कर लेना चाहता है, तो उससे उस व्यक्ति में एक विशेष संघर्ष उत्पन्न हो जाता है, जिसे उपागम संघर्ष कहते हैं। ठीक है, समझना बहुत आसान है। देखिए कैसे उपागम अप्रोच कन्फ्लिक्ट क्या कहता है कि व्यक्ति के सामने, मतलब व्यक्ति के सामने या व्यक्ति के मन में या सामने जो कह लीजिए, व्यक्ति के सामने कोई लक्ष्य है। ठीक है ना, व्यक्ति के सामने कोई ऐसे पॉजिटिव लक्ष्य है। अब जानते हैं कि लक्ष्य जो है पॉजिटिव निगेटिव होता है। एक लक्ष्य गलत होगा जो आपको गलत दिशा में ले जाएगा, एक लक्ष्य ऐसा होगा जो आपको अच्छा चीज़ें सिखाएगा, अच्छा दिशा में ले जाएगा, तो वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें होता है। तो जो उपागम कहता है कि व्यक्ति के अंदर 2 धनात्मक लक्ष्य जो है होते हैं। जब व्यक्ति के सामने 2 धनात्मक लक्ष्य होते हैं तो वह इन दोनों को प्राप्ति कर लेना एक ही साथ चाहता है। समझ गए ना, मतलब नहीं कहता है कि एक के साथ ही दोनों कम्बा को निपटा लो। आदमी नहीं कहता है, कह रहे जा रहा है तो ये भी कम्बा को साथ में करते लेते आना, मतलब दोनों काम को एक ही साथ निपटा के लेके आना। होता है ना ऐसे कि समय का बचत हो जाएगा। बट जब आपके मन में कुछ ऐसा विचार उत्पन्न होता है जो काम को करने आप जा रहे हैं, लेकिन वो धनात्मक जो लक्ष्य होता है वो क्या कहता है कि 2 धनात्मक लक्ष्य है और दोनों को एक ही साथ कर लेना चाहते हैं, तो इससे व्यक्ति के अंदर एक संघर्ष उत्पन्न हो जाता है जिसे उपागम संघर्ष कहा जाता है। समझ गए, उपागम। प्रायः इस तरह के संघर्षों का समाधान व्यक्ति आसानी से कर लेता है, क्योंकि इन दोनों में महत्वपूर्ण लक्ष्य को पहले प्राप्त कर लेने का निश्चय कर लेने के बाद वह दूसरे लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करता है। देखिए उपागम संघर्ष क्या है, तो इस प्रकार के जो संघर्ष होता है यह धनात्मक चीज़ों पर जो है बेस होता है। किस चीज़ पर होता है, धनात्मक, मतलब जो भी थॉट उत्पन्न होगा धनात्मक होगा, या सामने कोई लक्ष्य है कोई काम है तो वो धनात्मक होगा। और इस प्रकार के जो होता है वह क्या होता है, व्यक्ति जो है इसको आसानी से जो है क्या करता है, संघर्षों को समाधान कर लेता है। क्यों कर लेता है, क्योंकि 2 में जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, दोनों तो है पॉजिटिव, दोनों तो इम्पोर्टेंट ही होगा, लेकिन दोनों में जो सबसे ज़्यादा होगा, जो सबसे ज़्यादा पहले होना चाहिए उसको कर लेगा, फिर दूसरे को बाद में करेगा, जिससे उपागम संघर्ष जो है ठीक होता है, हल होने वाला होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें होता है। समझ गए, दोनों जो लक्ष्य होगा वो धनात्मक होगा, या दोनों जो बातें होगा मन में वो धनात्मक होगा, अच्छा होगा। ठीक है ना, तो यही चीज़ें हैं। समझ गए, चलिए दूसरा यहाँ पे देखिएगा आप लोग, दूसरा है परिहार संघर्ष, एवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। ऊपर था क्या चीज, अप्रोच, यहाँ पे है अवॉइड। देखिएगा इस प्रकार के संघर्ष में व्यक्ति के सामने 2 ऋणात्मक लक्ष्य होते हैं। ऊपर क्या था, अप्रोच वाला में, उपागम वाला में क्या था, दोनों जो लक्ष्य था या दोनों कुछ भी 2 से अधिक भी हो सकता है, तो 2 जो था वो पॉजिटिव था।
ठीक है ना। तो पॉजिटिव चीज़ें होना अच्छा रहता है, लेकिन निगेटिव चीज़ें होना गलत रहता है। इस प्रकार के संघर्ष में व्यक्ति के सामने दो ऋणात्मक लक्ष्य होते हैं और उसे इन दोनों लक्ष्यों में से किसी एक को स्वीकार करना ही पड़ता है। देखिए, ये जो है व्यक्ति के सामने दो ऋणात्मक लक्ष्य होते हैं, निगेटिव गोल होते हैं, और इन दोनों में से किसी एक लक्ष्य को जो है व्यक्ति को अस्वीकार करना ही पड़ता है। ठीक है ना। ऊपर देखे हैं कि पहले जो ज़्यादा ज़रूरी है उसको कर लेंगे, फिर बाद में दूसरे को करेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे वैसा नहीं है। ठीक है, उससे इन दोनों लक्ष्यों में से किसी एक को अस्वीकार करना ही पड़ता है। बट यहाँ पे दोनों जो ऋणात्मक है, इसमें से जो है व्यक्ति दोनों को जो है क्या करता है, दोनों को अस्वीकार नहीं कर सकता। ठीक है ना, वो दोनों को अस्वीकार नहीं कर सकता, वो किसी एक को न एक को ही जो है अस्वीकार करना पड़ता है। समझ गए, चीज़ों को समझ गए। चलिए, ऐसी परिस्थिति में उसे परिहार संघर्ष उत्पन्न हो जाते हैं। इस तरह के संघर्ष से बहुत ही तीव्र सांवेगिक सीवियर इमोटिव व्यवहार उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे व्यक्ति की समायोजन शक्ति एडजस्टमेंट पावर कम हो जाती है तथा वह अनिर्णायकता की स्थिति में चला जाता है। इस तरह के द्वंद्व समाधान हेतु व्यक्ति दोनों ऋणात्मक लक्ष्यों को छोड़कर हट जाता है। ठीक है, चलिए देखिए, परिहार जो संघर्ष है, तो ये कहता है कि व्यक्ति में जो है, व्यक्ति के सामने दो लक्ष्य होता है, दोनों लक्ष्य ऋणात्मक निगेटिव होता है, और दोनों में से किसी एक को जो है व्यक्ति को जो है क्या करना, अस्वीकार करना पड़ता है। मतलब दो लक्ष्य है, उसमें से एक लक्ष्य को उसी समय जो है अस्वीकार कर देगा, निगलेक्ट कर देगा, अवॉइड कर देगा। ठीक है, कि जो है एक लक्ष्य तो हट गया उसी समय। ठीक है, अब ये जो होता है कि व्यक्ति के अंदर ऐसे प्रकार के जो होता है जो इसमें अवॉइड करना पड़ता है, तो ये व्यक्ति के अंदर संघर्ष उत्पन्न करता है, चूँकि यह निगेटिव चीज़ें हैं, और निगेटिव चीज़ें मन में जो है क्या होता है, ज़्यादा घूमता है, निगेटिव चीज़ें के प्रति आदमी ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। यही कारण है, क्योंकि एक जो निगेटिव चीज़ें होता है वो व्यक्ति को जो है अपने अंदर फंसा के रखता है, निगेटिव लक्ष्य हो या निगेटिव बातें हो, और व्यक्ति उसमें फंस के रहता है, उससे निकल नहीं पाता है। इसीलिए वो लोग कहता है कि निगेटिव चीज़ें माइंड में ज़्यादा चलता है। तो निगेटिव चीज़ें माइंड में ज़्यादा नहीं चलता है, बल्कि आदमी उसमें ही जो है उससे बाहर निकलने का कोशिश करता ही नहीं है। जबकि जो पॉजिटिव चीज़ें होता है उससे संतुष्टि मिलता है, और थोड़ा देर के बाद पॉजिटिव चीज़ें जो होता है संतुष्टि दे देता है, तो व्यक्ति फिर दूसरे काम में करने लगता है। लेकिन जो निगेटिव चीज़ें होता है, निगेटिव चीज़ें निगेटिव की तरफ ले जाता है, और व्यक्ति निगेटिव ही चीज़ें सोचता है, और उसमें से व्यक्ति जल्दी निकलता नहीं है, क्योंकि उसमें और ज़्यादा फंसते जाता है, और ज़्यादा सोचेगा और ज़्यादा फंसेगा। ठीक है, यही होता है। तो बाकी यही है कि दोनों लक्ष्य को जो है व्यक्ति दोनों में से किसी एक लक्ष्य को अस्वीकार करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद इस प्रकार के जो भी संघर्ष उत्पन्न होते हैं वो क्या होते हैं, परिहार संघर्ष होते हैं। ठीक है, इस तरह के संघर्ष बहुत ही तीव्र सांवेगिक मतलब सीवियर इमोटिव होता है, मतलब व्यक्ति के अंदर जो है मानसिक व्यवहार में चेंजेज लाता है, जो व्यक्ति समायोजन शक्ति कम हो जाता है। ठीक है ना, जो व्यक्ति क्या करता है, समायोजन नहीं बना पाता है। देखते होइएगा, जब व्यक्ति बहुत सारे अपने अंदर चीज़ों से लड़ रहा होता है, अपने माइंड में या अपने किसी कामों को लेकर, जो काम उसको जो है पूरा नहीं हो रहा है, वो काम उसके निगेटिव है, लेकिन फिर भी करे जा रहा है, तो धीरे धीरे उस व्यक्ति के अंदर जो एडजस्टमेंट पावर होता है वो ख़त्म होने लगता है। क्योंकि व्यक्ति के अंदर जो थॉट है, जो लक्ष्य है, वो निगेटिव है। निगेटिव कभी भी आगे नहीं बढ़ने देता है, वो कमज़ोर करेगा, वो वातावरण से समायोजन नहीं बनाने देगा। तो यही जो है व्यक्ति के अंदर समायोजन कम हो जाता है परिहार संघर्ष में। ठीक है, और वह व्यक्ति अनिर्णायकता की स्थिति में चल जाता है। अब ज़्यादा निगेटिव बातें दिमाग में या ज़्यादा कोई निगेटिव लक्ष्य होता है सामने, तो व्यक्ति जो है समायोजन शक्ति कम हो जाता है, और जब समायोजन शक्ति कम हो जाएगा, एडजस्टमेंट पावर कम जाएगा, तो जो है जो निर्णय जो डिसाइड करने का जो भी स्थिति है वो व्यक्ति में कम हो जाएगा, मतलब अनिर्णायकता की स्थिति में चला जाता है। ठीक है, इस तरह के द्वंद्व को समाधान हेतु व्यक्ति दोनों ऋणात्मक लक्ष्यों को छोड़कर हट जाता है। अब इस प्रकार के परिहार संघर्ष के जो लक्ष्य होगा, जो ऋणात्मक दो लक्ष्य है, उसमें से दोनों लक्ष्य को जो है छोड़कर व्यक्ति हट जाता है, तो जाके उसको जो है समाधान मिलता है। मतलब उस जो लक्ष्य रखा है, जो बात सोच रहा है, उस बात को ही जो है ख़त्म कर दिया जाए, तो ही जाके जो है परिहार संघर्ष का समाधान होता है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, उपागम परिहार अंतर्द्वंद। अब इसमें पॉजिटिव निगेटिव दोनों प्रकार के लक्ष्य होगा। ऊपर देखें ना, उपागम वाला में पॉजिटिव लक्ष्य और परिहार वाला में निगेटिव लक्ष्य।
ठीक है ना। दोनों लक्ष्य वहाँ पे पॉजिटिव था और परिहार में दोनों लक्ष्य नेगेटिव था, ठीक है ना। लक्ष्य कहा जाए तो कोई बात भी हो सकता है, कोई काम भी हो सकता है, कोई रिजल्ट भी हो सकता है, लक्ष्य ही ना होता है गोल, ठीक है। तो उपागम परिहार अंतर्द्वंद, अप्रोच एवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। देखिए, इस प्रकार के अंतर्द्वंद तब उत्पन्न होते हैं जब व्यक्ति के सामने एक धनात्मक और एक ऋणात्मक लक्ष्य हो। देखिए, उपागम परिहार अंतर्द्वंद तब होता है जब व्यक्ति के सामने जो है कोई काम होगा या कोई लक्ष्य है, तो वह जो है एक पीछे खींचने वाला और एक सपोर्ट करने वाला, मतलब एक जो है धनात्मक होगा जो सपोर्ट करेगा और एक ऋणात्मक होगा जो पीछे खींचेगा उस काम को करने से। तो यही जो है होता है उपागम परिहार अंतर्द्वंद, समझ गए। व्यक्ति धनात्मक लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन इस धनात्मक लक्ष्य के कुछ ऋणात्मक परिणाम भी होते हैं जिनसे व्यक्ति दूर रहना चाहता है। उपागम परिहार अंतर्द्वंद समानता निम्नलिखित अभिप्रेरकों के बीच अधिक पाया जाता है। देखिए, जिसके अंदर देखते होइएगा कि कोई काम करने जाता है व्यक्ति, लेकिन जब वो सोचता है उस काम के बारे में तो उसको जो है मन में दो विचार उत्पन्न होता है। उसको लगता है कि जो है हम फेल होंगे, मतलब इस काम में हम फेल होंगे या पास होंगे। अगर हम पास हो गए तो हम किस तरीक़ा से पास होंगे, ये भी तो लोग सोचता है ना कि अगर हम पास हो गए, एज फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम का ही मानिए कि अगर नहीं सोचता कि अगर हम पास हो गए तो हमको कितना मार्क्स आ जाना चाहिए, 70%, 75, 80, इतना कितना आ जाना चाहिए, सोचता है। और जो फेल हो जाता है उसका तो बात ही ख़त्म है, यही चीज़ होता है। तो कुछ जो है ऋणात्मक चीज़ें जो है व्यक्ति में रहता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें होता है। देखिए, तो यही कहता है उपागम परिहार अंतर्द्वंद, सीधा समझ लीजिए कि दो लक्ष्य होगा, दो लक्ष्य में से एक धनात्मक एक ऋणात्मक होगा। धनात्मक को व्यक्ति जो है करना चाहता है, लेकिन धनात्मक में भी कुछ ऋणात्मक होता है जो व्यक्ति को क्या है कामों से दूर करना चाहता है, और ऋणात्मक चीज़ें, ठीक है। और इस तरीक़ा के जो है व्यक्ति में उपागम परिहार और अंतर्द्वंद परिहार जो है व्यक्ति के अंदर उपागम और परिहार अंतर्द्वंद पाया जाता है, ठीक है। और इस प्रकार के जो है उपागम और परिहार अंतर्द्वंद जो है निम्नलिखित अभिप्रेरकों के बीच पाया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित कंडीशनों में पाया जाता है, देख लीजिए। पहला है स्वतंत्र बनाम निर्भरता, मतलब इंडिपेंडेंस मतलब वर्सेस इंडिपेंडेंस मोटिव, समझ गए। अब देखिए, स्वतंत्रता और निर्भरता दो अलग अलग वर्ड है, ठीक है। अब इसमें व्यक्ति स्वतंत्र रहना चाहता है और आत्मनिर्भर रहना चाहता है, ठीक है ना। इस दोनों के बीच जो है कुछ जो है फासला होता है, जिसमें पॉजिटिव चीज़ें भी है और कुछ नेगेटिव चीज़ें भी है, ठीक है ना। उसी प्रकार से घनिष्ठता बनाम अलगाव, घनिष्ठता रहेगा सबसे मिलजुल कर रहेगा, अलगाव होगा तो व्यक्ति जो है क्या करेगा, अलगाव रहेगा तो छोटा फैमिली उसका रहेगा और वो सुखी से रह सकता है, ठीक है ना। लेकिन एक समय आएगा कि जब उसे कोई और सदस्य का भी ज़रूरी पड़ेगा तो फिर वहाँ पे उसको क्या होगा, दिक्कत होगा। मतलब देख लिए ना कि ये दोनों कंडीशन में आपका अपना अपना ठीक ही है, बट दोनों के बीच में जो है निगेटिव चीज़ें भी कुछ है, ठीक है। जैसे घनिष्ठता भी सही है, अलगाव भी सही है, ठीक है ना। अलग में रहकर व्यक्ति जो है अपना छोटा फैमिली बनाता है और बहुत सारे काम कर सकता है, खर्च भी कम होता है, ठीक है, निर्णय लेना भी आसान होता है। लेकिन जब घनिष्ठता ज़्यादा बढ़ते जाता है तो जो है यहाँ पे ये घनिष्ठता तो और बेहतर है ही, ये और बेहतर है, लेकिन ये भी बेहतर है, ठीक है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब इस दोनों बेहतर, दोनों पॉजिटिव में से कुछ निगेटिव चीज़ें भी रहता है, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति अगर अलगाव हो गया तो उससे जो है उसके लालन पालन पोषण में जो है कम आएगा, प्यार दुलार उसको क्या है पता नहीं चलेगा, चूँकि वो अलगाव है तो उसका जो ज़िंदगी है बहुत ज़्यादा जो है सही नहीं हो पाएगा। तो ये सब जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसमें पॉजिटिव के साथ निगेटिव भी है इन सब में, ठीक है। तो यही है स्वतंत्रता बनाम निर्भरता, घनिष्ठता बनाम अलगाव, सहयोग बनाम प्रतिस्पर्धा, मतलब हेल्प बनाम किसी को कॉर्पोरेट बनाम प्रतिस्पर्धा, समझ गए, कंपटीशन, सहयोग के बजाय जो है उससे जो है कंपटीशन कर रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा कि आवेगों की अभिव्यक्ति बनाम नैतिक मान, समझ गए। देखिए अभिव्यक्ति मतलब एटीट्यूड, समझ गए ना, अभिव्यक्ति आवेगों की, इमोशंस की, समझ गए, और बनाम में नैतिक मान, समझ गए। तो ये आपको नहीं समझ में आता है, इसको छोड़िए, आप ये तीन एग्जाम्पल याद रखिए जो कि उपागम और परिहार का एग्जाम्पल है, देख सकते हैं। स्वतंत्रता बनाम निर्भरता, ठीक है, कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव चीज़ें ला रहा है। घनिष्ठता बनाम अलगाव, कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है।
सहयोग बनाम प्रतिस्पर्धा, एक सहयोग जो है क्या है आपका पॉजिटिव का है, और एक प्रतिस्पर्धा जो कि आपके अंदर निगेटिव चीज़ें लाएगा। ठीक है, तो ये जो है होता है आपका उपगाम। समझिए, ए उपगाम है और ए उपागम है, ए परिहार है। ए उपागम है, ए परिहार है। ठीक है, ए उपागम है, ए परिहार है। समझ गए, दोनों जो है आपका यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, चौथा जो प्रकार है देख लीजिए कॉन्फ्लिक्ट का, मल्टीपल अप्रोच एवोडियंस कॉन्फ्लिक्ट, बहु उपगाम परिहार संघर्ष। अब देखिए यहाँ पे बहु मतलब इस तरह के संघर्ष में दो या दो से अधिक धनात्मक तथा ऋणात्मक लक्ष्य होते हैं जिनकी प्राप्ति व्यक्ति एक ही समय में करना चाहता है। देखिए ये क्या है, अप्रोच होगा तो पॉजिटिव लक्ष्य, एवोडियंस है तो निगेटिव लक्ष्य, दोनों हैं। लेकिन वहाँ इससे पहले जो पढ़ रहे थे तो दो था। ठीक है ना, दो था, दो लक्ष्य था, दो पॉजिटिव या दो नेगेटिव, दो एक पॉजिटिव या एक नेगेटिव। ठीक है, दो था। लेकिन अब यहाँ पे मल्टीपल है, मतलब जो अप्रोच होगा, जो उपगाम होगा या जो एवोडियंस होगा, जो परिहार है, यह दो या दो से अधिक होगा। यानी जो लक्ष्य होगा वो दो या दो से अधिक होगा, जिसमें जो है धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होगा, और व्यक्ति जो है इन सबको जो है एक ही समय में प्राप्ति करना चाहेगा। मतलब मन में कोई थॉट, कोई विचार एक समय में दो या दो से अधिक उत्पन्न हो रहा है, जिसमें निगेटिव और पॉजिटिव दोनों है, और फिर भी जो है व्यक्ति एक ही समय में सबको जो है हल करना चाहता है, सभी लक्ष्यों को एक ही समय में करना चाहता है। और यही जो है क्या होता है कि बहु उपगामी परिहार संघर्ष होता है। तो हम लोगों ने कॉन्फ्लिक्ट के चार प्रकार क्या क्या देखे हैं। एक तो देखे हैं उपागम, दूसरा देखे हैं परिहार, उपागम पॉजिटिव वाला लक्ष्य, परिहार निगेटिव वाला लक्ष्य। उसके बाद हम लोग देखे हैं उपागम परिहार, इसमें पॉजिटिव और निगेटिव दो लक्ष्य होते थे। ठीक है, उसके बाद चौथा जो है हम लोग देखे हैं बहु उपगामी, मतलब इसमें उपगाम और परिहार जो होगा दो या दो से अधिक होगा। ठीक है ना, तो यही जो है आपका समझ गए चारों। चलिए अब इसका कुछ कारण देख लीजिए कि क्या क्या व्यक्ति के अंदर जो लक्ष्य है निगेटिव पॉजिटिव होने का क्या कारण है। देख लीजिए, अंतर्द्वंद होने का क्या कारण है। मन में जो है दो तरह के या लक्ष्य को दो तरीका से प्राप्ति करने का क्या लक्ष्य होता है, या दो तरीका के जो है सामने क्रिएट उत्पन्न हो जाता है सिचुएशन, पॉजिटिव भी निगेटिव भी, खींचेगा भी सपोर्ट भी करेगा। तो ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है, देख लीजिए। पहला है फिजिकल स्रोत, समझ गए ना। पहला है फिजिकल सोर्स, भौतिक स्रोत, समझ गए। भौतिक स्रोत में क्या होता है कि व्यक्ति के जीवन से संबंधित होता है। खराब आवासीय व्यवस्था, व्यक्ति को जो है अगर घर अच्छा नहीं है तो उसके बारे में जो है ज़्यादा विचारे आएगा। भोजन की कमी, खान पान की कमी, लालन पोषण की कमी, स्वास्थ्य सुविधा में कमी, आरामदायक सुविधाओं में कमी। अब ये सब जो है व्यक्ति के अंदर जो है जीवन से रिलेटेड जो है संघर्ष उत्पन्न करने लगता है। व्यक्ति सोचने लगता है कि यार हमें जो है कब जो है अच्छी भोजन मिलेगा, नहीं मिलेगा, कब पालन पोषण हमें नहीं हो पाया, क्यों नहीं हो पाया। ठीक है, स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी होने लगेगा, व्यक्ति में जो स्वास्थ्य सुविधा है उसमें जो है कमी आ सकता है। तो इन सब जो है व्यक्ति को जो है एक फिजिकल जो है सोर्सेज है, भौतिक सुविधा, ये सब जो है कारण बनता है। ठीक है, जिसके कारण व्यक्ति के अंदर कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है, समझ गए। चलिए दूसरा है बायोलॉजिकल सोर्स। बायोलॉजिकल सोर्स में देख लीजिए क्या है, ज़्यादा नहीं है। बायोलॉजिकल में जैविक क्रिया है, यौन इच्छाओं की पूर्ति न होना। व्यक्ति में अगर यौन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होता है, यानी सेक्सुअल जो डिजायर है उसका अगर पूर्ति नहीं हो पाता है, संतुष्टि नहीं हो पाता है, तो व्यक्ति के अंदर संघर्ष, द्वंद्व उत्पन्न होने लगता है। ठीक है, यौन क्षमताओं की कमी, सेक्सुअल पावर की कमी, अगर ये भी कमी रहता है तो व्यक्ति के अंदर जो है संघर्ष यानी द्वंद्व उत्पन्न करने लगता है, व्यक्ति को लगता है गिल्टी महसूस होने लगता है। ठीक है, तो ये बायोलॉजिकल होता है, समझ गए। चलिए तीसरा है सामाजिक स्रोत, सोशल सोर्सेज, समझ गए। सोशल सोर्सेज कहा जाए तो समाज में कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो व्यक्ति को जो है निगेटिव और पॉजिटिव चीज़ें लाता है दिमाग में, जैसे बहुत सारे रीति रिवाज, ठीक है ना, सामाजिक प्रतिमान, परंपराएं, सामाजिक आदर्श, इन सब को जो है व्यक्ति को लेकर चलना पड़ता है, जो कि व्यक्ति को कभी कभी जो है क्या करता है कि मन में जो है संघर्ष उत्पन्न करता है, कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न करता है। सामाजिक स्रोत भी, जैसे सामाजिक प्रतिमान मतलब समाज में जो मानते आए हुए हैं, रीति रिवाज,
ठीक है ना, सभी धर्म के अलग अलग रीति रिवाज होता है। परंपराएं, सामाजिक आदर्श, ये सब जो है व्यक्ति को मानते आते चलना पड़ता है। यही कारण है कि व्यक्ति में जो है ये सब सामाजिक स्रोत होता है। समझ गए? चलिए चौथा यहाँ पे देखिएगा, संवेगात्मक स्रोत, सेंसरी सोर्सेज। सेंसरी सोर्सेज का मतलब है कि व्यक्ति का मन में जो है क्रिएट होता है, ये समझ गए ना, संवेगात्मक है, सेंसरी सोर्सेज है। देख लीजिए, अप्रसन्नता, व्यक्ति के मन अगर अप्रसन्न रहेगा तो उसके मन में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, ठीक है, अंतर्द्वंद हो सकता है। नेक्स्ट है, व्यक्ति को दुख होगा, चूँकि यह सब संवेग है, संवेग मतलब भाव, मतलब मन का भाव, तो व्यक्ति अप्रसन्न रहेगा, दुख रहेगा, क्रोधित रहेगा, ईर्ष्यावान रहेगा, हीन भावना का रहेगा, व्यक्तिगत असफलता रहेगा। तो ये सब जो है व्यक्ति के अंदर कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न कर सकता है, ठीक है। तो ये जो होता है आपका सेंसरी होता है सोर्सेज, मतलब क्या है, सेंसरी कहा जाए तो संवेगात्मक स्रोत। समझ गए ना? तो ये 4 आपका याद रखिएगा। पाँचवा है आर्थिक स्रोत, और ये जो है बहुत बड़ा व्यक्ति के अंदर रोल निभाता है, ठीक है। कैसे, देख लीजिए। कमज़ोर पारिवारिक स्थिति, व्यक्ति को जो है अगर कमज़ोर पारिवारिक स्थिति में है तो उसको जो पास जो है ना पैसा रहेगा ना धन रहेगा, तो व्यक्ति जो है धीरे धीरे बहुत सारे चीज़ों के उलझन में फंस जाता है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। बेरोजगारी, अगर आपके पास रोज़गार नहीं है तो एक समय ऐसा आएगा जो रोज़गार चाहिए ही चाहिए जीवन सर्वाइव करने के लिए, तो एक कारण व्यक्ति को बनता है, ठीक है। व्यवसाय में घाटा, कोई ऐसा व्यवसाय बिजनेस किए उसमें घाटा लग गया तो जो है व्यक्ति बहुत सारे चीज़ों को सोचने लगता है, उलझन में फंस जाता है, ठीक है। आर्थिक प्रतिस्पर्धा, आर्थिक प्रतिस्पर्धा मतलब इकोनॉमिकल, आप कॉम्पिटिटिव कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, तो ये सब जो है आर्थिक कारण होता है। बेरोजगारी, व्यवसाय में घाटा, आर्थिक प्रतिस्पर्धा, कमज़ोर पारिवारिक स्थिति, ये पांचों जो है आपका स्रोत है जो कि कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न करने का कारण है। क्या क्या था? फिजिकल सोर्सेज, ठीक है, बायोलॉजिकल सोर्सेज, ठीक है, सोशल सोर्सेज, ओके, और उसके बाद है इकोनॉमिकल सोर्सेज, ठीक है, और एक और आपका क्या है, देख लीजिए यहाँ पे, हाँ, सेंसरी सोर्सेज मतलब संवेगात्मक स्रोत। समझ गए? तो ये याद रखिए, कॉन्फ्लिक्ट आपका यहाँ पे समाप्त होता है। अच्छे से पढ़िए, ध्यान देकर पढ़िए। अब आपका सिलेबस लास्ट पोजीशन पर आ रहा है, मुश्किल से 2-3 क्वेश्चन और है। एक इमोशन क्वेश्चन है और एक इमोशन के बाद एक आपका मेमोरी क्वेश्चन है। तो ये 2 क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग करेंगे, ठीक है। बाकी उसके बाद हम लोग रिविजन में जो छूट जाएगा रिविजन में करेंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।